एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। सो एज प्रॉमिस मैं आप सबके सामने आ गई हूँ विद द फर्स्ट एक्ट जो कि है हमारा लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963। तो मैंने कल के वीडियो में एक अनाउंसमेंट किया था कि मैं पूरी सीरीज़ लेने वाली हूँ सीबीआई पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्ज़ाम की, जिसके 48 सीट्स जो है अभी आई है, यूपीएससी ने निकाली है, यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा इसकी। तो इसके लिए मैं सीरीज़ लेकर आई हूँ एंड जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं आ गई हूँ आप सबके सामने। स्टार्ट करने वाले हम लिमिटेशन एक्ट के साथ। तो कल के जो वीडियो में मैंने बताया था कि हम आपके लिए एक सरप्राइज़ है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो जाके ज्वाइन करो। तो टेलीग्राम ग्रुप पे यही सरप्राइज़ था कि मैंने वहाँ पे अनाउंस कर दिया था कि मैं लिमिटेशन एक्ट जो है स्टार्ट करने जा रही हूँ एंड काफ़ी लोगों ने वहाँ पे वोट किया कि हाँ वो इंटरेस्टेड हैं। तो फाइनली ये एक्ट आपके सामने है जो कि स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं एक्ट के साथ एंड पूरे डिटेल में पढ़ने वाले, हर चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो बस मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्ट का हेडिंग। तो द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963, ये एक्ट कब आया है? 1963 में। मैं क्यों ये हेडिंग पढ़ रही हूँ, और ये तो सबको पता है 1963 है, बट मैं इस पर इसलिए फोकस कर रही हूँ कि कभी कभी ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, क्योंकि आजकल इतनी एग्जाम्स आने लगे हैं नए क्वेश्चन बनाने के लिए ये सब, और ये इतनी छोटी चीज़ है ना कि हम कभी कभी रिमेंबर नहीं कर लेते हैं। इसलिए बस पॉइंट आउट करने के लिए ये था कि 1963 का एक्ट है। बाकी आगे का देखते हैं। अब ये जो एक्ट है इसमें इसके सेक्शंस भी इम्पॉर्टेंट है एंड जो है आपका शेड्यूल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। टोटल पार्ट्स जो है इसमें 5 है, छोटा सा एक्ट है, 32 सेक्शंस का एक्ट है, बट शेड्यूल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम देखने वाले हैं साथ में ही। तो पार्ट 5 है और 32 सेक्शंस है एंड शेड्यूल है हमारा। 32 रिपील्ड है बट ओरिजिनली 32 सेक्शंस ही था, आज 31 है, बट उसमें भी बीच बीच में भी सेक्शंस कुछ रिपील्ड है, कुछ एडिशनल ऐड भी हुए हैं, तो उसमें चेंजेस है, बट ओरिजिनली ये क्या था 32 था और शेड्यूल भी है साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट 1 प्रिलिमिनरी पार्ट है, पार्ट 2 जो है लिमिटेशन ऑफ सूट्स अपील एंड एप्लीकेशंस के बारे में बोल रहा है, पार्ट 3 जो है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड्स ऑफ लिमिटेशन के बारे में बात हो रहा है। एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ने वाले हम अंदर जाकर। पार्ट 4 जो है एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन के बारे में बात हो रहा है एंड पार्ट 5 मिसलेनियस चीज़ों के बारे में बात करता है। तो चलिए आते डायरेक्ट हम एक्ट की तरफ। अब जो है ये एक्ट नंबर 36 ऑफ 1986, मैंने प्रीवियसली जो लास्ट ईयर वीडियोस बनाए थे सीबीआई की, उसमें भी ये मैंने फोकस भी किया था कि एक्ट नंबर क्या होता है। एक्ट नंबर 36 ऑफ 93 का मतलब क्या है, 1963 का मतलब क्या है कि ये 1963 में 36वां एक्ट है जो कि इनेक्ट हुआ था, इसका यही मतलब होता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी याद रखिएगा, 36 नंबर का एक्ट है लिमिटेशन एक्ट। अब ये डेट जो है, ये डेट क्या होता है? ये डेट होता है इनेक्टमेंट डेट, ठीक है। इनेक्टमेंट डेट जो है वो होता है वैसा डेट जिस दिन प्रेसिडेंट ने जो है अपना एसेंट दिया था किसी भी बिल के ऊपर एंड वो कन्वर्ट हो गया एक्ट में। तो ये डेट वो ही सिग्निफाई करता है। अब हम सबको पता है, हम सब ने लॉ पढ़ा है कि कोई भी बिल को एक्ट में कन्वर्ट करने के लिए प्रेसिडेंट का एसेंट लगता है। तो ये वही एसेंट है जो प्रेसिडेंट ने 5 अक्टूबर 1963 को दिया था लिमिटेशन एक्ट के लिए। क्लियर? अब देखते हैं कि लिमिटेशन एक्ट का पर्पस क्या था, क्यों आया लिमिटेशन एक्ट, ज़रूरत क्या थी। तो ये एक्ट जो है वो क्या करता था? कंसोलिडेट करता था, अमेंड करता है, अमेंड द लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑफ सूट्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स फॉर द पर्पस कनेक्टेड हियर विथ देयर विथ। तो ये एक्ट क्या करता है? सबसे पहले कंसोलिडेट करता है, इकट्ठा करता है, अमेंड करता है, किस चीज़ को? लिमिटेशंस की लॉ को। किससे रिलेटेड? सूट या अदर प्रोसीडिंग्स से रिलेटेड जो लिमिटेशन है उसको ये कंसोलिडेट करता है, अमेंड करता है। ये दो वर्ड जो है कंसोलिडेट एंड अमेंड, ये दोनों याद रखिएगा। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि लिमिटेशन एक्ट क्या करता है? कंसोलिडेट करता है, अमेंड करता है, रिपील करता है। तो यहाँ वर्ड रिपील नहीं है, यहाँ बस है कंसोलिडेट एंड अमेंड, ठीक है। अब ये जो है 14th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में आया है। 14th ईयर 1963 जो है 14th ईयर था इंडिपेंडेंस के बाद, तभी ये आया है। ये था हमारा बेसिक चीज़ें। अब जो है
हम पार्ट 1 में एंटर कर रहे हैं जो कि प्रिलिमिनरी पार्ट है। इसमें जो सेक्शन है वो फर्स्ट सेक्शन जो सारे एक्ट में होता है हमारे पास, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड अ लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। इस एक्ट को लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 कहते हैं, जो मैंने पहले एम्फेसाइज किया लेकिन फिर से नहीं करूँगी क्योंकि अब आपको याद हो चुका होगा। एक्सटेंड कहाँ करता है, होल ऑफ इंडिया। पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, बट अब जो है जम्मू एंड कश्मीर में भी लगता है। यहाँ देखिए आपको मैंने यहाँ पे जो बताया सेम चीज़ लिखी है कि पहले एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में था, लेकिन अब 2019 जो 31 अक्टूबर 2019 में चेंजेस किए गए, 370 को रिपील कर दिया गया, उसके बाद ये है होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करता है आपका ये एक्ट। ठीक है, अब जो है सब क्लॉज 3 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन सच ए डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। तो अब जैसे हमने पढ़ा कि 5 क्या था डेट हमारा, 5 अक्टूबर को प्रेसिडेंट ने असेंट दिया था इस एक्ट को, और वो बिल जो था एक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये तो होता है हमारा इनेक्टमेंट डेट, बट इसके बाद होता है कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट क्या होता है, वो डेट होता है जिस दिन जो एक्ट है वो लागू हो जाता है कंट्री पे या स्टेट पे, जो भी एप्लीकेबिलिटी है उसकी, उस हिसाब से वो लागू हो जाता है, कम इनटू फोर्स हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट जो था ये है 1 जनवरी 1965। ठीक है, 2 साल बाद। तो देखिए जो इनेक्टमेंट डेट है आपका वो है 5 अक्टूबर 1963, एंड जो कमेंसमेंट डेट है कम इनटू फोर्स वो है 1 जनवरी 1965। ये 2 चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, यहाँ हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन नंबर 1। अब हम चलेंगे सेकेंड सेक्शन पे जो कि डेफिनेशन सेक्शन है। इस एक्ट में जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में है। जनरली सारे एक्ट में 2 में ही होता है, लेकिन कुछ एक्ट्स में जो है 2 में नहीं होके दूसरी जगह होता है। आप मुझे एक्ट का नाम लिख के बताइए कि किस एक्ट में ऐसा स्पेसिफाई किया है जो कि सेक्शन 2 में नहीं है। बहुत मेजर एक्ट है जिसमें सेक्शन 2 में डेफिनेशन सेक्शन नहीं है, कहीं और दी गई है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं डेफिनेशन में हमारे क्या बताया जा रहा है। तो जो डेफिनेशन है सबसे 2A, यहाँ पे 2A एप्लीकेंट के बारे में बात कर रहा है। एप्लीकेंट में कौन कौन आता है, पेटिशनर आता है, एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू हुम एन एप्लीकेंट डिराइव्ड हिज राइट टू अप्लाई। ठीक है, और थर्ड में क्या है, एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एप्लीकेंट एज एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे 2A में एप्लीकेंट का डेफिनेशन दिया। एप्लीकेंट कौन कौन होंगे, एप्लीकेंट में सबसे पहला आएगा पेटिशनर, फिर कोई भी पर्सन, वैसा पर्सन फ्रॉम और थ्रू हुम एप्लीकेंट डिराइव हिज राइट टू अप्लाई। या तो खुद पेटिशनर होगा, एप्लीकेंट जिसके साथ बीती है वही अप्लाई करेगा, वही एप्लीकेशन फाइल करेगा। दूसरा वो पर्सन जिसके साथ बीती है वो नहीं है, बट उस पर्सन से कोई भी ऐसा पर्सन जो एप्लीकेंट से अपना राइट डिराइव कर रहा है, यानी कि उसके बिहाफ में वो कर सकता है, उससे राइट डिराइव कर रहा है। तीसरा कोई भी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्लीकेंट। अब उसका स्टेट जो है वो एप्लीकेंट रिप्रेजेंट करता है। स्टेट मतलब प्रॉपर्टी उसकी जो है वो एप्लीकेंट रिप्रेजेंट करता है। किस तरह से, चाहे वो उसका एग्जीक्यूटर हो, चाहे वो उसका एडमिनिस्ट्रेटर हो या कोई अदर रिप्रेजेंटेटिव हो। तो एप्लीकेंट इस केस में अगर वो खुद से नहीं आ पा रहा है, लेकिन यहाँ पे वो कोई ऐसा पर्सन है जो उसको रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से, चाहे वो एग्जीक्यूटर की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से या अदर रिप्रेजेंटेटिव की तरह से, इन तीनों में से किसी भी तरह से अगर उसका स्टेट को यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भी वो पेटिशनर यहाँ पे जो है एप्लीकेंट हो जाएगा। यानी कि नॉर्मल पेटिशनर यहाँ पे आएंगे, कोई अदर पर्सन जो राइट डिराइव कर रहा है, या कोई अदर पर्सन जो स्टेट उसका होल्ड कर रहा है एज ए एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। तो ये 3 पर्सन जो होते हैं आपके एप्लीकेंट कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया 2A डेफिनेशन। अब आते हैं 2B डेफिनेशन पे, जो कि एप्लीकेशन के बारे में बता रहा है। एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन इंक्लूड्स अ पिटीशन। सिंपल सा डेफिनेशन है। एप्लीकेशन क्या होता है,
जो भी आप अप्लाई करते हैं जाके कोर्ट में वही सिंपल सा एप्लीकेशन है, तो उसमें पिटीशन भी आता है। जो आप पिटीशन फाइल करते हैं वो भी एप्लीकेशन के ही डेफिनेशन के अंदर कवर होता है। ये है हमारा 2B। 2A क्या था? एप्लीकेंट। 2B क्या है? एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग भी याद रखना क्योंकि पूछ लेता है एप्लीकेंट का डेफिनेशन कहाँ है, 2B, 2A, 2H और कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको लगाना है कि ये 2A में है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू 2C विच इज़ टॉकिंग अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। यहाँ पे क्या लिखा है? इंक्लूड्स। इसका मतलब ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या क्या इंक्लूड करता है? हुंडी और चेक। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि ये एक इंक्लूसिव है। दो चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या इंक्लूड होता है? हुंडी एंड चेक। हुंडी और चेक दोनों क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज में आता है। ओके, अब आ गया डी में हमारा डेफिनेशन है बॉन्ड का, ठीक है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इंक्लूड एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय अ पर्सन ऑब्लाइजेज himself to pay money to another on condition that the obligation shall be void if a specified act is performed or is not performed as the case may be। यानी कि बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड का भी जो डेफिनेशन यहाँ पे इस सेक्शन में दिया गया है वो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो यहाँ पे इसके अलावा भी कुछ और भी बॉन्ड हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ये सारी चीज़ें बॉन्ड है। अब क्या है? बॉन्ड इंक्लूड क्या करता है? कोई इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय, जहाँ पे कोई पर्सन की कोई ऑब्लिगेशन है या वो ऑब्लाइज करता है अपने खुद को कि उसको मनी पे करना है, उस इंस्ट्रूमेंट के लिए उसको मनी पे करना है किसी अदर पर्सन को किसी कंडीशंस पे, that the obligation shall be void if the specified act is performed or is not performed। ठीक है, वो किस कंडीशन पे मनी पे करना है कि कोई जो एक्ट है वो जो है मतलब वो परफॉर्म करना है एंड वो कोई ऑब्लिगेशन जो है वो वॉइड हो जाएगा, कोई एक्ट परफॉर्म हो जाएगा या तो परफॉर्म नहीं होगा। ये दोनों कोई भी एक कंडीशन होगी कि वॉइड कब हो जाएगा, या तो अगर आपने एक्ट परफॉर्म कर दिया तब वॉइड हो जाएगा, या तो आपने एक्ट नहीं परफॉर्म किया तब वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं जो है मैं ए हूँ, मैं बी को जो है कुछ मनी दूंगी इस कंडीशन पे, अगर कोई मान लो एग्जाम्पल के लिए कि अगर कोई बोट है वो जा रहा है रिवर में, अगर वो वापस घूम के आता है तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। या कंडीशन ऐसा है कि वो अगर बोट जो जा रहा है वो घूम के नहीं आता है तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ये कंडीशन पे जो है मैं पैसे दे रही हूँ, या यही कंडीशन पे वॉइड हो रहा है। यानी कि अगर वॉइड कैसे हो रहा है? जैसे मैंने कंडीशन लगाया, अगर बोट घूम कर आता है तब मैं पैसे देती हूँ, तो बोट अगर घूम के नहीं आता तो वो क्या होता है? वॉइड हो जाता है। या तो वो बोट जल जाता है तो उस कंडीशन पे क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। वैसे अगर मैंने कंडीशन लगाया कि वोट वापस नहीं आना चाहिए, तो अगर वोट वापस आ जाता है तो फिर वॉइड हो जाएगा। तो ऐसे केस में बॉन्ड किस लिए होता है? बॉन्ड यही होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, फिर से लीगल लैंग्वेज पे आते हैं कि कोई जो है इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जहाँ पर्सन, उस इंस्ट्रूमेंट में पर्सन जो है वो अपने आप को ऑब्लाइज करता है कि वो मनी पे करेगा किसी और पर्सन को इस कंडीशन पे कि ऑब्लिगेशन, कंडीशन क्या है? ऑब्लिगेशन जो है वो वॉइड हो जाएगी अगर वो कंडीशन जो है वो या तो परफॉर्म हो रहा है या तो परफॉर्म नहीं हो रहा है। सिंपल सी चीज़ अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। वॉइड हो जाएगा अगर कंडीशन परफॉर्म हो रहा है और नहीं परफॉर्म हो रहा है। आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से थोड़ा रिलेट कर रहा होगा तो रिलेट करके ही पढ़िए। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जो कि है हमारा 2E। अब हमने बॉन्ड देखा वो था 2D में, याद रखिएगा B और D का कॉम्बिनेशन आप कुछ करके याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ये याद रख सकते हैं B से बॉन्ड स्टार्ट होता है तो उसका डेफिनेशन D में है, तो 2D में बॉन्ड का डेफिनेशन, ऐसे कुछ करके आप अपना लॉजिक बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 2E पे जो कि डिफेंडेंट का डेफिनेशन बता रहा है। अप्लीकेंट का 2A में था और डिफेंडेंट का 2E में है। सबसे पहली चीज़ जो है उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें अप्लीकेंट में A1 2 3 था, 1 में क्या था? पेटिशनर, यहाँ पे पेटिशनर नहीं है। बाकी दो डेफिनेशन सिमिलर है। यहाँ देखिए 1, एनी पर्सन फ्रॉम और हुम अ डिफेंडेंट डिराइव्ड हिज लाइबिलिटी टू बी सूड, ठीक है। कोई पर्सन जो जिसके थ्रू जो है डिफेंडेंट जो अपना लाइबिलिटी डिराइव करता है,
वो पर्सन भी डिफेंडेंट हो गया। या कोई पर्सन जिसका स्टेट जो है, स्टेट प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है डिफेंडेंट एज एन एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर और रिप्रेजेंटेटिव, तो जिसका स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है डिफेंडेंट एज एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर और रिप्रेजेंटेटिव, वो भी बन जाएगा डिफेंडेंट। और कोई पर्सन जिसके थ्रू डिफेंडेंट जो है अपना डिराइव कर रहा है लाइबिलिटी टू बी सूड, ठीक है, तो वो भी डिफेंडेंट बन जाएगा। ये दो पर्सन डिफेंडेंट होते हैं। और सेक्शन कौन सा है, 2E, ठीक है। फिर आता है हमारा 2F जो ईजमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। ईजमेंट क्या है, ईजमेंट इंक्लूड्स, देखिए यहाँ पे भी इंक्लूसिव डेफिनेशन फिर से आ गया, ये भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मैक्सिमम इंक्लूसिव डेफिनेशन। ईजमेंट इंक्लूड्स अ राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। ईजमेंट क्या है, वैसा राइट जो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होता है। बाय विच वन पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिमूव and appropriate for his own profit any part of the soil belonging to another or anything growing in, attached to and subsisting upon the land of another। easement क्या होता है, ऐसा कोई भी राइट जो कि कॉन्ट्रैक्ट से सबसे पहले अराइज नहीं हो रहा हो, जिस, और दूसरा क्या होता है बाय विच, जिसके थ्रू एक पर्सन जो है इंटाइटल हो जाता है कि वो किसी को रिमूव कर सकता है या उस चीज़ को किसी तरह एडजस्ट, अप्रोप्रिएट किसी तरह एडजस्ट कर सकता है अपने प्रॉफिट के लिए, या जो कोई मिट्टी का पार्ट है, सॉइल का कोई ज़मीन का पार्ट है जो किसी और से किसी और का है, लेकिन वो उसको यूज़ कर सकता है। और एनीथिंग ग्रोइंग इन और अटैच टू और सब्सिस्टिंग अपॉन द लैंड ऑफ अनदर, या तो उसके लैंड पे कुछ है, उस चीज़ को वो अप्रोप्रिएट कर सकता है, यूज़ कर सकता है, जो उसके लैंड से अटैच है उस चीज़ को यूज़ कर सकता है। तो ये हमारा ईजमेंट्री राइट है। अब मैं बताती हूँ आपको लेमैन लैंग्वेज में कि ईजमेंट्री राइट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, घर के दरवाजे को जाने के लिए आपको एक गली से गुजरना पड़ता है, जो गली किसी और की ज़मीन को होकर जाती है, तो यहाँ आपके पास ईजमेंट्री राइट हो जाता है कि आप उस ज़मीन को यूज़ करो, क्योंकि अगर आपके पास कोई अदर रास्ता नहीं है उस अपने घर को जाने के लिए, तो आप उसको वही रास्ता यूज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपके पास ईजमेंट्री राइट है कि आप दूसरे की ज़मीन को भी अपने घर जाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ कॉल्ड ईजमेंट्री राइट। अनदर एग्जाम्पल इज़, आपके पास एक बिल्डिंग है, आप एक बिल्डिंग में रहते हो जो कि आपका घर है। आपके घर से जो है आप ऐसा ईजमेंट लगा सकते हो कि एकदम उससे सटा के कोई दूसरा घर नहीं बना सकता है, क्योंकि उसके कारण आपको सनलाइट, एयर, फ्रेश एयर, ये सब चीज़ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे भी आप अपनी ईजमेंट्री राइट एक्सरसाइज कर सकते हो और उस पर्सन को स्टॉप कर सकते हो कि आप वो जो है वहाँ पे आपका राइट ना छीने और वो एक्सेसिव वहाँ पे एकदम सटा के घर ना बना सके। तो ऐसे राइट को मैंने ईजमेंट्री एक्ट में मैं थोड़ा सा ज़्यादा चली गई, बट ईजमेंट समझाने के लिए ये ज़रूरी था। अब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ईजमेंट इंक्लूड्स अ राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होता है, और इसके थ्रू एक पर्सन जो है इंटाइटल हो जाता है ताकि वो अदर पर्सन को रिमूव कर सके, अप्रोप्रिएट कर सके अपने प्रॉफिट के लिए। जैसे मैंने बोला कि एयर के लिए, सनलाइट के लिए आप रोक सकते हो। दूसरा जो मैंने एग्जांपल दिया, एनी पार्ट ऑफ द सॉइल बिलोंगिंग टू अनदर एंड एनीथिंग ग्रोइंग इन, तो जैसे कि मैंने वो फर्स्ट वाला एग्जांपल दिया कि आप दूसरे के, अगर आपके पास कोई और रास्ता नहीं है अपने घर को जाने के लिए, एक ही रास्ता है, तो आप उसके लैंड, दूसरे के लैंड को भी यूज़ कर सकते हो और बोल सकते हो दिस इज़ माई ईजमेंट्री राइट। तो अब बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा ये डेफिनेशन आपको, ठीक है। अब आते हैं 2G की तरफ, जो कि फॉरेन कंट्री के बारे में बता रहा है। फॉरेन कंट्री मतलब क्या होता है, एनी कंट्री अदर देन इंडिया। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, बस याद रखिए 2G में आता है। अब 2H, गुड फेथ। गुड फेथ क्या होता है, नथिंग शैल बी डीम टू बी डन इन गुड फेथ विच इज नॉट डन विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन। मतलब सिंपल, अगर ये यहाँ नेगेटिव वे में दिया गया है इसलिए नेगेटिव डेफिनेशन है, और यहाँ क्या बोल रहा है, नथिंग शैल बी डीम टू बी अ गुड। कोई भी चीज़ गुड नहीं माना जाएगा जब तक उसको ड्यू केयर और अटेंशन के साथ अगर आप नहीं करते हो तो वो गुड फेथ में नहीं माना जाएगा। यानी कि गुड फेथ में मानने के लिए आपको ड्यू केयर एंड अटेंशन की ज़रूरत है। तो यहाँ सीधे से डेफिनेशन नहीं रखा है, यहाँ उल्टे से डेफिनेशन रखा है। सो एक नेगेटिव डेफिनेशन है। तो नथिंग शैल डीम टू बी इन गुड फेथ विच इज़ नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ओके। अब 2I क्या बात करता है, प्लेंटिफ के बारे में बात करता है। प्लेंटिफ इंक्लूड्स, प्लेंटिफ में कौन कौन आते हैं,
प्लेंटिव में एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू हुम अ प्लेंटिव डिराइव्स राइट। सिमिलर डेफिनेशन प्लेंटिव की भी है, जैसे हमने एप्लीकेंट का पढ़ा, जैसे हमने डिफेंडेंट का पढ़ा। तो कोई भी पर्सन फ्रॉम और थ्रू हुम प्लेंटिव अपना राइट डिराइव करता है वो भी प्लेंटिव हो गया। कोई भी पर्सन जो स्टेट रिप्रेजेंट करता है एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव वो भी प्लेंटिव हो गया। तो प्लेंटिव और डिफेंडेंट का डेफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। जो डिफरेंस है वो एप्लीकेंट के डेफिनेशन में, जिसमें एक पिटिशनर भी आता है, एक एडिशनल पॉइंट है उसमें, तो ये याद रखिएगा। 2A में जो है हमारा एप्लीकेंट है, हमारा जो डिफेंडेंट है आपका 2E में है, एंड जो प्लेंटिफ है 2I में है। अब बढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जो कि 2J है, एंड ये बात करता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन से हम क्या समझते हैं? पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड इन एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल, एंड prescribed period mean the period of limitation computed in accordance with the provision of this act। दो डेफिनेशन है इसमें, ठीक है। सबसे पहले पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो वैसा पीरियड माना गया है जो कि शेड्यूल में दिया गया है, और वो किससे रिलेटेड है? किसी सूट से रिलेटेड, किसी अपील से रिलेटेड, किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड, और वो शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है? वैसा पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है किसी सूट में, अपील में, एप्लीकेशन में, और जो कहाँ मेंशन है? शेड्यूल में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो है प्रिस्क्राइब पीरियड, जो इसी डेफिनेशन में दिया है, ठीक है, 2J के डेफिनेशन में, उसका मतलब है मीन्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो कि कंप्यूट किया गया इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से जो आप कंप्यूट करते हो वो प्रिस्क्राइब पीरियड है। जो शेड्यूल में मेंशन है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लोग इग्नोर कर देते हैं इसको, लेकिन बहुत दो चीज़ के बीच में यह डिफरेंस बताई गई है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो बेसिकली है हमारा किसी सूट, अपील और एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो कि शेड्यूल में प्रिस्क्राइब किया गया है। प्रिस्क्राइब पीरियड जो है जो हम कंप्यूट करते हैं इस एक्ट के अकॉर्डेंस। ये डिफरेंस है 2J के दो डेफिनेशन के अंदर, जो कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन है एंड प्रिस्क्राइब पीरियड है, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर डाउट क्लियर करें, ठीक है। आपके लिए ही है ये सीरीज़, तो जो भी डाउट होता है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। 2 के आते हैं प्रोमिसरी नोट की तरफ। प्रोमिसरी नोट मतलब क्या होता है? प्रोमिसरी नोट मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय द मेकर इंगेजेस एब्सोल्युटली टू पे अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू अनदर एट अ टाइम देयर इन लिमिटेड और ऑन डिमांड और एट साइट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट जहाँ मेकर जो है वो इंगेज करता है एब्सोल्युटली कि वो पे करे एक स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी किसी और को एट अ टाइम देयर इन लिमिटेड और डिमांड और एट साइट, ठीक है। प्रोमिसरी नोट 2K में दिया गया है। इसका मतलब होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जहाँ जो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला है, मेकर जो है वो इंगेज करता है किसी और को कि वो कुछ पैसे जो है वो किसी और को दे किसी टाइम पे, किसी एट अ टाइम, जहाँ एट अ टाइम जो लिमिटेड हो, या किसी के डिमांड पे या किसी के साइट पे। तीन चीज़ें हैं, किसी टाइम पे, डिमांड पे या साइट पे, ठीक है। प्रोमिसरी नोट मतलब क्या होता है? कोई इंस्ट्रूमेंट जहाँ मेकर इंगेज करता है एब्सोल्युटली कि वो पे करे कोई स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी किसी अदर को, किसी टाइम लिमिटेड पे, डिमांड पे या साइट पे। तीन चीज़ याद करिएगा, टाइम लिमिटेड पे, डिमांड पे या साइट पे। क्या कर रहा है? प्रोमिसरी नोट के बारे में बता रहा है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जहाँ मेकर इंगेज करता है कि वो पे करे स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू अनदर एट अ टाइम देयर इन लिमिटेड, डिमांड एंड एट साइट, ठीक है। ये 2K में है। 2L में है सूट। सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील ऑफ एप्लीकेशन। दिस इज ऑल्सो एन एक्सक्लूडिंग डेफिनेशन। ये एक्सक्लूड कर रहा है कि डज नॉट इंक्लूड अपील और एप्लीकेशन। क्या क्या इंक्लूड नहीं करता? अपील और एप्लीकेशन, ठीक है। 2M टॉर्ट के बारे में बताता है। इसका मतलब है सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। टॉर्ट भी जो है एक्सक्लूड कर रहा है, एक्सक्लूडिंग डेफिनेशन है। टॉर्ट मतलब होता है सिविल रॉन्ग जो कि क्या नहीं है? नॉट एक्सक्लूसिव, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ब्रीच ऑफ टॉर्ट नहीं है, सॉरी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। टॉर्ट क्या है? एक सिविल रॉन्ग है, और इसमें वो क्या क्या नहीं है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, दो चीज़ नहीं है, ठीक है। 2N जो कि लास्ट डेफिनेशन है, और आज मैं इतना ही रखने वाली हूँ 2N तक ही, ठीक है।
नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 कवर करेंगे हम। तो 2N बताता है ट्रस्टी के बारे में। अब ट्रस्टी भी अगेन एक्सक्लूडिंग डेफिनेशन है। ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड बेनामीदार, अ मॉर्गेजी remaining in possession after the mortgage has been satisfied, or a person in wrongful possession without title। ठीक है, सबसे पहले एक्सक्लूड किया गया है कि ट्रस्टी में क्या नहीं आता है, बेनामीदार जो है ट्रस्टी में नहीं आता है। अब क्या है, कोई भी मॉर्गेजी है, अ मॉर्गेजी रिमेनिंग इन पोजेशन आफ्टर द मॉर्गेज हैज़ बीन सेटिस्फाइड, और अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन विदाउट टाइटल। ठीक है, कोई मॉर्गेजी है जो पोजीशन रखा ही हुआ है प्रॉपर्टी का, जबकि मॉर्गेज का जो पैसा था या जो भी चीज़ थी मॉर्गेज वो सेटिस्फाई हो गई है बिल, एंड वो रॉन्गफुल पोजीशन में उसको रखा हुआ है बिना उसके टाइटल के, तो वो वहाँ पे ट्रस्टी कहलाएगा। ठीक है, वैसा मॉर्गेजी जो पोजीशन में अभी भी है, इवन इफ मॉर्गेज सेटिस्फाई हो गया है फिर भी वो पोजीशन में है और उसके पास रॉन्गफुल पोजीशन में है, उसके पास कोई टाइटल नहीं है लेकिन वो पोजीशन में है, तो उसको ट्रस्टी बोलेंगे। ठीक है, एक होता है बेनिफिशियरी जिसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी रखा जाता है, और ट्रस्टी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे आप ट्रस्टी देख सकते हैं। ट्रस्टी क्या होता है, वैसे मॉर्गेजी जो पोजीशन में है आफ्टर मॉर्गेज हैज बीन सेटिस्फाइड, और उसके पोजीशन में कैसे पोजीशन है, कैसा टाइटल है उसका, वो गुड टाइटल नहीं है, रॉन्गफुल पोजीशन में है उसके, विदाउट टाइटल। सो दिस इज ट्रस्टी। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। मुझे बताइएगा ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए, मैं बिल्कुल नेक्स्ट सेशन में उसको कवर करने वाली हूँ अपने लेक्चर में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपडेट्स एंड जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप अभी तक मेंबर नहीं बने हैं तो जल्दी मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि उसकी बेनिफिट्स धीरे धीरे अनलॉक होती जाएंगी। तो जो मेंबर्स है उसको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे, फिर वो उनके लिए एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें होंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी है ये जानना कि कितने सिंसियर कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।